क्या हाल है? तो पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, एकदम रिवीजन चल रहा होगा इस टाइम है बहुत अच्छे से। तो बहुत ही सिस्टमैटिक रिवीजन करिए आप यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिवीजन है ये एकदम समझ लीजिए लास्ट रिवीजन ही है, इसके बाद कुछ रिवीजन नहीं करना है अपने को, समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को बहुत सिस्टमैटिक वे में आप इनको अरेंज करिए और कुछ प्लानिंग के साथ आप यहाँ पर काम करें। प्लानिंग के साथ काम करेंगे सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक, एसिडिक पिस्टन। यहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे और वहां हम एसिडिक पिस्टन क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं एसिडिक पिस्टन। मेन बात है कभी भी आप कोई चीज रटे रहे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे जिससे कि वो बाद में भी आपको हेल्प कर सके। क्लियर समझ में आ रही है? एसिडिक पिस्टन पूरा कॉन्सेप्चुअल, यहां हम कंपाउंड्स की वैल्यू ना बताकर कंपाउंड्स को कंपेयर करना बताएंगे कि ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, तो विच इज मोर एसिडिक, ए और बी। क्लियर? तो हम यहां ऐसी ही बातें करने वाले हैं। तो चलिए यहां शुरू करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक एसिडिक पिस्टन। क्या होता है एसिडिक पिस्टन? एक चीज समझते हैं इससे पहले। यहां पर मान लीजिए मेरे साथ कोई एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही है, लेट सपोज मैंने एसिड लिया CH3COOH, एसिड नेम इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोल सकते हैं या इसे एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड। क्लियर? मैंने इसकी रिएक्शन कराई बच्चों, वाटर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई। तो वाटर के पास क्या है बच्चों, O के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, बेस की तरह काम करेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? बेस क्या करेगा, सबसे पहले बेस ये सोचेगा एसिडिक H कहां पर है। अगर मैं एसिडिक H की बात करूं तो H यहां बहुत सारे हैं। अगर मैं इस H को रिमूव करूंगा तो -C पे आएगा, इस H को रिमूव करूंगा तो -O पे आएगा। और माइनस की स्टेबिलिटी आप सबको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव स्टेबल होता है। तो बताएं ये H रिमूव होगा या ये? तो समझ में आया कि यहां पर ये H रिमूव होगा और O पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो बच्चों रिएक्शन करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CO- प्लस, जैसे ही इसने H लिया तो यहां पर बन गया H3O पॉजिटिव। क्या क्लियर हो रही सारी बातें? बात अच्छे से क्लियर हो रहा है? ध्यान ये दें, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, बेस हमेशा H+ लेने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड H+ डोनेट करने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट बेस। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर इस रिएक्शन का कोई रिएक्शन कोशेंट हो या रिएक्शन कांस्टेंट हो Ka, तो इस Ka की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस Ka की वैल्यू होगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं कह सकता हूं यहां प्रोडक्ट क्या होगा, CH3COO- H3O+, और बच्चों रिएक्टेंट क्या है यहां पर, एसिटिक एसिड। तो मैंने इसको एज इट इज एसिटिक एसिड लिख दिया। वाटर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों मुझे ये बताएं इस Ka की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? क्या आप समझ पा रहे हैं कि Ka की वैल्यू किस पे डिपेंड करने वाली है, इस पे और इस पे। ये क्या है बच्चों, वो एसिड है जिसका मैंने यहां पर क्या लिखा है, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्जुगेट बेस की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी तो इस Ka की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि इस H3O+ पे है क्या बच्चों, H+ ही तो है। इसका मतलब H+ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एक बहुत सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूं। अगर आपको कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। कॉन्जुगेट बेस में ध्यान दो क्या लगा है, एनायन। इसका मतलब एनायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। या इसको इस तरीके से समझो, अगर मैं H+ डोनेट करना चाहूं, अगर मैं H+ डोनेट करना चाहूं तो मैं तभी अच्छे से डोनेट कर पाऊंगा जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल बनेगा। सही बात है? अगर मुझे नेगेटिव बहुत बेकार मिलेगा तो मैं H+ क्यों देना चाहूंगा, मैं दूंगा ही नहीं, मैं डोनेट ही नहीं करूंगा।
तो बताओ, अगर H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। तो सिंपल सी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या सीखी अपन ने? H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी। लेकिन इसको अपन सॉल्व अपने माइंड में कैसे करेंगे? H प्लस निकालने के बाद जो भी माइनस क्रिएट होगा, उस माइनस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बच्चों, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? इस Ka को भी डिपेंड कर, इस Ka को अपन डिनोट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। किससे डिनोट करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और चीज होती है बच्चों, pKa। ये भी कभी कोई पूछ लेता है pKa क्या है, तो ध्यान रखें बच्चों, Ka और pKa का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर Ka का ऑर्डर 1 to 3 आ रहा है तो pKa का ऑर्डर क्या आएगा? 3 to 1। अगर इसको आप ध्यान रखना चाहें तो ऐसे रखें, pK क्या आदमी क्या होता है? उल्टा हो जाता है। p क्या आदमी क्या होता है? उल्टा हो जाता है। इसीलिए pK क्या हो गया? उल्टा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए मैं आपको एक pK के बारे में एक अच्छी बात बताता हूं। तो pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। और बच्चों H आयन कॉन्सेंट्रेशन ही क्या था? एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं H आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 9 और एक H आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 10, तो मुझे बताएं यहां पर Ka बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? 10 टू द पावर माइनस 9 या 10 टू द पावर माइनस 10? ध्यान दे बच्चों, 10 to the power minus 9 is greater than 10 to the power minus 10। क्लियर? तो Ka का ऑर्डर क्या आया? H1 is greater than H2। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इसका pKa निकालूं तो 10 to the power minus 9 को आप यहां रखें तो माइनस 9 बाहर आएगा तो क्या प्लस 9 बन जाएगा और प्लस 10 बन जाएगा। अब मुझे बताएं बच्चों, H1 और H2 में मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैंने जो pKa1 निकाला और pKa2 निकाला, तो मुझे बताएं यहां कौन बड़ा आ गया? pKa2। तो देखा आपने कैसे रिलेशन रिवर्स हो रहा है। तो आपको यह समझ में आया कि Ka पूछे तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एग्जैक्टली। अगर pKa पूछे तो पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें, देन उसका रिवर्स कर दें। बहुत सिंपल है। पहले रिवर्स ऑर्डर मत सोचें, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सोचें जो हमने निकालना सीखा है, और फिर इसको क्या करते हैं बच्चों? रिवर्स कर दें। एक एग्जांपल बच्चों बहुत छोटा सा करते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं वाटर है और अमोनिया है, मुझे बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी? तो सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों? H प्लस को रिमूव करना। अगर मैं H प्लस रिमूव करूंगा तो बनेगा OH माइनस, और यहां H प्लस रिमूव करूंगा तो बनेगा NH2 माइनस। मुझे बताएं माइनस की स्टेबिलिटी कहां अच्छी है? क्या मुझे पता है माइनस वहां स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मुझे बताएं एसिडिक कौन ज्यादा होगा, वाटर या अमोनिया? तो आपका आंसर होगा वाटर। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि एसिडिक स्ट्रेंथ में हम देख क्या रहे हैं? एक्चुअल में हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस में जो नेगेटिव आयन है उसकी स्टेबिलिटी। वाटर और अमोनिया में एसिडिक स्ट्रेंथ हमने निकाला। तो सिंपल बात है, आपके लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले आप किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो, कंपेयर करना हो, आप सबसे पहले क्या करेंगे? H प्लस रिमूव करेंगे। H प्लस रिमूव करने के बाद आपको यह देखना है कि जो एनायन बना है, जो एनायन इंटरमीडिएट में मेरा बना है, क्या वो स्टेबल है? इसका मतलब एनायन की स्टेबिलिटी ही एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने का क्या है? तरीका है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हमने ये सीख लिया तो हमें कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों, नेगेटिव आयन हमने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि नेगेटिव आयन सबसे पहले हम ये देखेंगे किस एटम पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विच एटम। मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे माइनस है, तो बताइए यहां पर स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन पे माइनस। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैंने बताया था
C ट्रिपल बॉन्ड C और NH2। एक ये केस आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो ध्यान रखना बच्चों, कार्बन अगर sp में है, नाइट्रोजन से हमेशा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है बच्चों इसमें। लेकिन अगर मान ले मेरे पास C डबल बॉन्ड C पे माइनस है और NH2 पे माइनस है, तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां पर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, N की। तो सिर्फ ये केस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती करता है बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल होगा, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें यह देखना होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए नेगेटिव आयन सेम फैमिली के ग्रुप में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नेगेटिव आयन की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस है। तो यहां पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते, यहां हम साइज फैक्टर देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, वहां पर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो बताइए यहां पर मैं क्या देखूंगा, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, यहां मैं देखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास आयोडीन माइनस है तो उसका साइज काफी बड़ा होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सर्कुलेट होगा, इक्वली सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन माइनस की बात करूं तो साइज बहुत छोटा होगा, तो नेगेटिव आयन की जो सर्कुलेशन पावर होगी वो क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो बच्चों यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो स्टेबिलिटी आती है वो I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहली चीज हमने क्या देखी, किस एटम पर है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे बच्चों, यहां पर दूसरी चीज हम देखेंगे साइज फैक्टर। अगर मेरे पास सेम फैमिली के ग्रुप है तो यहां हमेशा साइज डोमिनेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, H2O है और H2S है, मुझे बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चों आप तुरंत बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। और कॉन्जुगेट बेस बनाने में मैंने देखा कि O और सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली के ग्रुप है, और सेम फैमिली के ग्रुप में आप सबको पता है साइज फैक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है। और डोमिनेंट साइज फैक्टर करता है तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, H2S की होगी। क्या समझ में आ रहा है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यही सब चीजें पूछता है। वो उसको पता है कि हर जगह हम क्या लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर जगह हम क्या सोचने वाले हैं, रेजोनेंस। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं अपने दिमाग से, तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखो, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के ग्रुप हो, एटम हो। दूसरा सेम फैमिली ग्रुप में हम बात करें तो क्या देखते हैं बच्चों, साइज फैक्टर। थर्ड हम बात करें तो हमें पता है कि नेगेटिव आयन के लिए जरूरी क्या होता है, -M अटैचिंग ग्रुप या -I अटैचिंग ग्रुप। आप समझ में आ रहा है? अगर माइनस लग रहा है और एक जगह माइनस के साथ खूब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ग्रुप लगे हुए हैं, और एक जगह कम ग्रुप लगे हुए हैं, तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आप बता सकते हैं कि जहां पर -I और -M की क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये OH है और यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया बच्चों, ये OH है, यहां मैंने फ्लोरीन लगा दिया बच्चों, तो मुझे बताओ इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी। तो सबसे पहला काम होगा आपको H+ निकालना। H+ निकालते ही आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी O नेगेटिव है, यहां पर भी O नेगेटिव है। इसका मतलब अब लगे हुए जो ग्रुप है वो डिसाइड करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या नहीं, क्योंकि नेगेटिव के लिए जरूरी क्या होता है बच्चों, रिलीजिंग, मतलब कोई भी विथड्रॉइंग टेंडेंसी वाले ग्रुप लगे हो तो हम कह सकते हैं नेगेटिव की स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, एक्सेस में उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करना चाहेगा। रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ग्रुप
ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो हाईली माइनस आई हो, हाईली माइनस एम हो, तो वहां उस माइनस की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज कर जाती है। और माइनस की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर गई तो अभी मैंने अपने देखा कि Ka की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे बताएं यहां फ्लोरीन माइनस आई ज्यादा लगता है, यहां क्लोरीन माइनस आई कम लगता है, तो आप कह सकते हैं यहां पर ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सोचे बच्चों, अगर मेरे पास कोई इस तरीके का ग्रुप है, दिस इज फिनॉल, और मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, ये फिनॉल नहीं है बच्चों, ये है 1 साइक्लोहेक्सेन ऑल। क्लियर? तो यहां पर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, H+ को रिमूव करोगे। H+ को जैसे ही आपने रिमूव किया, आपको पता लग गया कि O पर वहां भी नेगेटिव है और O पर यहां भी नेगेटिव है। लेकिन बच्चों इस नेगेटिव का हो रहा है रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस आप सबको पता है कैसे करते हैं, और इस O नेगेटिव का कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो मुझे बताएं रेजोनेंस करने से क्या होता है, रेजोनेंस करने से एनर्जी रिलीज होती है और कंपाउंड स्टेबल होता है। तो बताएं यहां पर माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है या यहां, तो मैं कह सकता हूं रेजोनेंस फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, फिनॉल की। तो आइए बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो क्लियर बात समझ में आ रही है आपको कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने वाले हैं? किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, H+ को रिमूव करोगे। H+ रिमूव करने के बाद आप क्या लगाओगे, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि Ka और pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो चलिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप सबके लिए हैं, तो आप करें, इनको ट्राई करें। गलती होती है, होने दें, गलती जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, गलती होने दें आप। लेकिन आप जो गलतियां कर रहे हैं आप उनको जरूर सीखें कि आप ये गलती दोबारा से ना करें। क्लियर है? तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं, आप साथ साथ करते रहें। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करोगे, एसिडिक H को रिमूव करोगे, H+ को रिमूव करोगे। H+ रिमूव करने के बाद नेगेटिव आयन जितना अच्छा बनेगा, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। तो चलिए बच्चों मुझे बताएं, यहां पर एसिडिक H की बात करें तो कार्बन पे भी H है और नाइट्रोजन पे भी H है। कार्बन पे H है तो वहां से अगर H निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर नाइट्रोजन से निकलेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, जो कि ज्यादा बेस्ट है। लगा दिया मैंने? यहां अगर बात करें तो यहां भी कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, तो मैं कहां से H निकालना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना H जल्दी डोनेट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि नेगेटिव उस पर क्या है, स्टेबल है। कार्बन को पता है कि अगर कार्बन पे नेगेटिव आया तो वो उतना स्टेबल नहीं है बच्चों। तो बताएं कि आपको समझ में आया कि H निकालते कैसे हैं? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो चलिए अब मुझे बताएं N- है, O- है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि माइनस की स्टेबिलिटी सबसे पहले हम ये देखेंगे किस एटम पर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी नेगेटिव में क्या होगी, स्टेबल होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, दिस ग्रुप। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर बात करते हैं। सेकंड में सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, F-, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। अभी हमने बताया कि अगर सेम फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, सेम फैमिली के एलिमेंट्स में क्या होता है, साइज फैक्टर। तो बताओ बच्चों, साइज फैक्टर की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड में सबसे पहले आप क्या करोगे, H+ को रिमूव करोगे। जैसे ही H+ को आपने रिमूव किया तो मुझे बताएं, यहां ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव आएगा, यहां बेंजीन के ऊपर नेगेटिव आएगा और यहां डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव आएगा। और आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है, देन बेंजीन रिंग की होती है, देन डबल बॉन्ड की होती है। क्या आपको समझ में आता है ये चीज? क्लियर है क्या? तो जल्दी से मुझे बताएं क्यों होती है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp2, तो sp में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 50-50, sp2 में 1/3
sp2 में 1/3, लेकिन इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों बताओ ऑर्डर क्या होगा एसिडिक डिस्टेंस का, ये होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंडक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर सेम पोजीशन पर दो लेसर माइनस आई लगे हैं और सेम पोजीशन पे एक मोर माइनस आई लगा है, तो विथड्रॉइंग टेंडेंसी लेसर माइनस आई की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, भले ही उनकी विथड्रॉइंग टेंडेंसी कम ही क्यों ना हो, लेकिन यहां पर क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे बताएं क्या यहां पर पोजीशन सेम है, यहां पर भी O माइनस है और यहां पर भी O माइनस ही बनेगा, लेकिन क्लोरीन हाईली यहां पर माइनस आई ज्यादा होगा, यहां माइनस आई कम होगा। तो मुझे बताएं एसिडिक डिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, इसकी। फिफ्थ नंबर करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम H+ को रिमूव करना, कॉन्जुगेट को बनाना। कॉन्जुगेट बेस में माइनस जितना स्टेबल हो उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे बताएं यहाँ Ka का जो ऑर्डर होगा, Ka का मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि O- सब में बनेगा, रेजोनेंस भी सब में करेगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे मेसोमेरिक इफेक्ट देखना होता है या इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है, तो ध्यान रखें बच्चों, रिंग के अबाउट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही मेसोमेरिक लगता है, मेटा पे हमेशा क्या लगता है, इंडक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, मेटा पोजीशन पे क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और ऑर्थो और पैरा पे क्या वर्क करता है, मेसोमेरिक। क्या ये सब पैरा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा। क्या CH3 बहुत ज्यादा +I या +H दे सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, आपको आता है ये सब। क्लोरीन -I दे सकता है, -I से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि हैलाइड हमेशा -I शो करता है। आपको हमेशा पता होगा हैलाइड के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो लोन पेयर दे नहीं सकता, डोनेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसका -I ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए हैलाइड में हमेशा क्या लगाते हैं, -I। NO2 की बात करें तो NO2 कैसा होगा बच्चों, NO2 कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा, और रेजोनेंस के थ्रू विथड्रॉइंग टेंडेंसी कहलाती है -M। जहां रेजोनेंस की बात है वो मेसोमेरिक, जहां सिग्मा बॉन्ड की बात है वो इंडक्टिव, और नो बॉन्ड रेजोनेंस आप सबको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अपन ने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो मुझे बताएं इस माइनस को ज्यादा से ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी कहां दिख रही है, -M में, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, स्पीड क्या होती है खींचने की, बहुत अच्छी होती है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आते हैं। तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी कहां होगी, यहां, फिर कहां होगी, यहां, और ये तो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और कभी भी नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने की टेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लियर है? क्योंकि पहले से भरा हुआ है और उसको भर के फटना थोड़ी ना यार, फट जाएगा भाई वो। क्लियर है? तो समझ में आया आपको यहां पर सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी, तो मैं कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। बहुत क्लियर है, बहुत इजी समझ में आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की स्टेबिलिटी ही देखनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। अगर मैं यहां से H निकालता हूं तो C पे माइनस आएगा, Cl Cl और Cl आएगा, और यहां पे C पे माइनस आएगा, यहां फ्लोरीन 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 आएगा। आपको लगा कि यार यहां पर अगर मैं देखूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। लेकिन बच्चों Cl के पास होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, आप सबको आइडिया होगा इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये कार्बन आयन रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करने से स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी, अच्छी होगी। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा और यहां रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा। तो बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। अगर यहीं पर पूछता कि मेरे पास है CH3 CH2 Cl और मेरे पास है CH3 सॉरी मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप है CF3 CH CCl3 और यहां पर है CH3। अब बताइए
अगर मेरे पास है CF3 CH3 और CCl3 CH3 है मान लीजिए, तो क्या मैं यहां से H अगर H प्लस निकालूंगा तो इस माइनस बनेगा और यहां से H प्लस निकालूंगा तो ये माइनस बनेगा। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई कि C पे जब नेगेटिव आ रहा है तो अब जो रेजोनेंस फैक्टर है वो जस्ट नहीं जुड़ा हुआ है। कहां है क्लोरीन? यहां है, तो यहां रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां हम किससे आंसर देंगे? -I से। और -I किसका अच्छा होता है? CF3, क्योंकि वहां फ्लोरीन लगा है और यहां क्लोरीन लगा है। तो कैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आपको क्लियर समझ में आ रहा है? तो रटना नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम हो सकता है, क्वेश्चन हमेशा बदल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत वैरायटीज के आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है। क्लियर है? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहां और करते हैं। मुझे बताएं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है, अगर मैं यहां की बात करूं तो ये एक्चुअल में क्या है? ये कुछ इस तरीके का, और ये क्या है बच्चों? C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं यहां पे H निकालूं तो सबसे तगड़ा H कहां से निकाल सकता हूं? आपको अगर लग रहा है ये H या फिर ये H, क्योंकि यही दोनों H है, बाकी सब जगह यही H है। तो मुझे बताएं, अगर मैं ये H निकालता हूं बच्चों तो यहां नेगेटिव चला जाएगा, और सबसे तगड़ी चीज है ये बन जाएगा एरोमेटिक। 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। और बच्चों एरोमेटिक हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, हमेशा सबसे तगड़ा होता है। यहां पर क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C-। ये एरोमेटिक है जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना H बहुत जल्दी डोनेट करना चाहेगा कि ये एरोमेटिक में चेंज हो जाए। भाई हर कोई अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, और इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए सिर्फ H+ डोनेट करने से, तो ये क्यों नहीं करेगा? ये जल्दी से जल्दी करेगा, और जल्दी H+ देने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो Ka की वैल्यू आपको निकालनी हो, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। pKa की वैल्यू निकालनी हो तो पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, देन उसके बाद उसका क्या कर दो? रिवर्स कर दो। क्लियर है? तो चलिए इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं मेसोमेरिक से रिलेटेड, हम वो सीख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नाम आता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या नाम आता है? ऑर्थो इफेक्ट। क्या है इसका मतलब? समझे बच्चों, यहाँ पर वर्ड से समझ में आ रहा है। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं कोई ऑर्थो पोजीशन की बात हो रही है, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसे ही मैंने क्या नाम दिया? ऑर्थो इफेक्ट नाम दिया। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से रिलेटेड ही काम हो रहा है, ध्यान से सुने बच्चों इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने पूरी चीजों को। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई ग्रुप G लगा हुआ है। क्लियर है? यहां पर मैंने दूसरा केस लिया, यहां पर G ग्रुप के साथ बच्चों एक मैंने A ग्रुप और लगा दिया। क्लियर? और यहां पर मैंने क्या किया बच्चों? एक बेंजीन रिंग के साथ अब मैंने क्या किए? दो ग्रुप लगा दिए। ए भी लगा सकता हूं या ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेट्स सपोज। क्लियर? अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहां पर इसके पास लोन पेयर है, या नेगेटिव चार्ज है, या ऐसी क्वांटिटी है जो रेजोनेंस करने के लिए कैपेबल है। तो मुझे बताएं, यहां पर कोई ग्रुप्स तो लगे हुए नहीं है, कुछ भी ग्रुप्स नहीं लगे हुए, और एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है रेजोनेंस में उड़ के चले गए, नहीं। यहां क्या होता है बच्चों? यहां होती है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। क्या होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से यहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब मुझे बताइए, यहां कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ओवरलैपिंग क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 100% ओवरलैपिंग होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां कैसे ओवरलैपिंग होगी? 100% होगी। मतलब यहां पर 100% क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां पर बात करते हैं बच्चों, यहां मान लीजिए अगर मेरे पास लोन पेयर है या कोई ऑर्बिटल्स है जो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, और यहां ए ग्रुप, अगर ए ग्रुप बल्की हो गया बच्चों, बल्की का मतलब क्या हुआ? जैसे SO3H, जैसे R कंटेनिंग ग्रुप, जितने भी R ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं बच्चों? बल्की ग्रुप होते हैं। जैसे मैथिल, एथिल, ये सब किस में आते हैं? बल्की ग्रुप में आते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक, ये किस में आता है? बल्की ग्रुप में आता है बच्चों।
ये मान लीजिए आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सब किस में आते हैं? बल्की ग्रुप में आते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज में आते हैं बल्की ग्रुप में। Nr3+ बल्की ग्रुप है, NH3+ बल्की ग्रुप है बच्चों, ध्यान रखो ये चीजें। तो अगर मेरे पास कभी भी दो बल्की ग्रुप हो गए, यहां तो कोई ग्रुप था ही नहीं बल्कि, यहां सिर्फ एक ग्रुप है, इससे कुछ रिपल्शन नहीं मिल रहा है, रिपल्शन नहीं मिल रहा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, 100% होगी। अगर यहां ग्रुप बड़े हैं, अगर यहां बल्की ग्रुप है, तो ये बच्चों इसे ओवरलैपिंग करने नहीं देते। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये जो ओवरलैपिंग है, इसके रिपल्शन की वजह से यहां ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती, अच्छे से फिजिबल नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये लेस देन 100% हो रही है। तो यहां पर रेजोनेंस कैसा हो रहा है बच्चों? लेस देन 100% हो रहा है। अभी इन सब चीजों का मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं इनकी बातें कर क्यों रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां क्या हुआ? यहां कोई ग्रुप नहीं लगा था, जिसकी वजह से रेजोनेंस क्या हो रहा था? बहुत अच्छा हो रहा था, पूरा पूरा हो रहा था। यहां बल्की ग्रुप आने की वजह से ऑर्बिटल्स का जो शेयरिंग है वो कम हो जाएगी। ऑर्बिटल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रोसेस कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका 100% से कम रेजोनेंस हो। सही बात है। यहां अगर बात करें तो यहां दोनों ग्रुप अगर बल्की लगे हुए हैं और इस ये भी बल्की है, तो बताइए सारे ग्रुप अगर बल्की हो गए बच्चों, तो मुझे बताएं क्या सब मिलके इतना रिपल्शन करेंगे, इतना रिपल्शन करेंगे कि ये रेजोनेंस होने ही नहीं देते। और इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ग्रुप क्या करता है? रोटेट कर जाता है, जिससे कि जो रिपल्शन फैक्टर है वो बिल्कुल कम हो जाए। अब जब रोटेट कर गया बच्चों, तो रोटेट करने से क्या हुआ? दोनों के प्लेन क्या हो गए? चेंज हो गए। और दोनों के प्लेन चेंज होने से मुझे बताओ रेजोनेंस हमेशा प्लेनर चीजों में होता है, नॉन प्लेनर में नहीं होता। तो यहां पर बच्चों रेजोनेंस रिंग और ग्रुप के बीच में बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं 0%। मैं क्या कह सकता हूं इसको? 0% रेजोनेंस। तो आपको समझ में आया कि यहां पर ग्रुप और रिंग के बीच में रेजोनेंस बहुत कम होगा, यहां ग्रुप और रिंग के बीच में रेजोनेंस 100% होगा, और यहां ग्रुप और रिंग के बीच में रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों किया? ध्यान दो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। मेरे पास यहां पर था कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर मैंने मैथिल ग्रुप लगा दिया। यहां मेरे पास है ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो बच्चों, यहां आपसे पूछा था Ka का ऑर्डर, मैंने क्यों पढ़ाया ये अब यहां देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे? H+ को रिमूव करोगे। H+ रिमूव करने के बाद मुझे ये बताओ क्या यहां नेगेटिव आएगा और यहां नेगेटिव आएगा? क्लियर है? आप अपने तरीके से सोचते हो तो क्या सोचते हो? आप तो ये सोचोगे कि यार ये नेगेटिव भी वही है, ये नेगेटिव भी वही है। यहां मैथिल ग्रुप कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां तो कोई ग्रुप नहीं लगा। इसका मतलब नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बेकार हो जाएगा और ये अच्छा एसिड हो जाएगा। आप तो यही सोचोगे। तो आपने सोचा और आपने क्या बोला? B is greater than A। आपने ये बोला और ये बच्चों गलत है। यहां आती है ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड बातें। क्या आती है? अगर यहां पर मेरे पास O- है तो मुझे बताओ क्या ये बल्की ग्रुप में आता है? और बल्की ग्रुप की वजह से जो रिंग का रेजोनेंस है क्या वो नहीं होना चाहेगा, या मैं कह सकता हूं बहुत कम होना चाहेगा। तो सोचो, एक रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है और यहां पर रेजोनेंस से देने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। तो मुझे बताओ रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे और यहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा ये रिंग? बिल्कुल भी रेजोनेंस डोनेट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ जब डोनेट नहीं करेगा तो क्या मेरे पास रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ COO में होगा? और ऐसा रेजोनेंस होता है बच्चों इक्विवेलेंट। कैसा रेजोनेंस होता है? इक्विवेलेंट। और नॉर्मल रेजोनेंस और इक्विवेलेंट रेजोनेंस में डोमिनेटिंग कौन होता है? इक्विवेलेंट। जिसकी वजह से जो आपको लग रहा था वैसा नहीं होगा और यहां पर A is greater than B आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी रिंग का केस हो तो जरूर एक बार ऑर्थो इफेक्ट के बारे में जरूर सोचे। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नॉर्मल ऐसे दिया होता, कार्बोक्सिलिक है, मैथिल ग्रुप लगा दिया और यहां पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक है। अब कोई रिंग नहीं है बच्चों। जब कोई रिंग ही नहीं है तो यहां पर कोई रेजोनेंस की बात ही नहीं है
और रेजोनेंस की बात ही नहीं है, तो जो आप सोच रहे थे वही सही होगा। इसका मतलब कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैथिल ग्रुप क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहाँ कोई डोनेट करने वाला ग्रुप नहीं लगा। तो रिंग का केस हो और बेंजीन रिंग का केस हो, तो कैसे हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आपको क्लियरली समझ में आया? तो ऑर्थो इफेक्ट आप बहुत अच्छे से समझे बच्चों। अगर यहीं पर दो मैथिल लगा देता, यहीं पर क्या कर देता, दो मैथिल लगा देता मान लीजिए, तो मैं कह सकता था कि अब रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सी ऑप्शन भी होता तो सी सबसे पहले आता, देन ए आता, देन बी आता, क्योंकि ये बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होने देगा। तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस किनके बीच होगा, COO के बीच। और बच्चों COO के बीच रेजोनेंस इक्विवेलेंट है, इसका मतलब 50% उसकी वैल्यू होगी, जो कि बहुत ज्यादा होगी। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या वो डिवाइड हो जाते हैं उतने में, तो यहाँ इक्विवेलेंट है तो परसेंटेज भी क्या होगा, 50-50 होगा, मतलब ज्यादा कंटेंट में होगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड है, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या मुझे देखते ही समझ में आना चाहिए यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो 1 की ही होगी, कंफर्म। यहां पर क्लोरीन है और यहां पर मैथिल है, क्लोरीन माइनस आई शो करता है और ये प्लस आई शो करता है, या प्लस एच करता है। ये डोनेटिंग टेंडेंसी है और ये विथड्रॉइंग टेंडेंसी है। नेगेटिव को क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव को चाहिए विथड्रॉइंग टेंडेंसी। इसका मतलब 1 के बाद 3 देन 2। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड वन, मुझे बताएं यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, यहां OH ग्रुप लगा है। तो पहले ये बताओ H यहां से निकालोगे, यहां से H निकालोगे, या यहां से निकालोगे? बच्चों ये O माइनस O और C के साथ रेजोनेंस करेगा, ये O माइनस O और O के साथ करेगा, और O के साथ बेस्ट है O और C से। क्लियर, तो यहां पर H कहां से निकालोगे, यहां से, और यहां पर भी कहां से निकालोगे, यहां से। अच्छा, OH क्या करता है, प्लस M ग्रुप, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर के थ्रू ये डोनेटिंग टेंडेंसी शो कर सकता है, और लोन पेयर के थ्रू डोनेट करना या विथड्रॉ करना क्या कहलाता है, प्लस M या माइनस M। क्लियर है, मेसोमेरिक फैक्टर बोलते हैं इसको। मैथिल ग्रुप की बात करें तो ये प्लस I दे सकता है या प्लस H दे सकता है। ऑर्थो पैरा पे हमेशा रेजोनेंस फैक्टर, मेटा पे हमेशा इंडक्टिव फैक्टर, इसी के लिए मैं ये लिख पा रहा हूं। क्लियर है, तो मुझे बताएं 1 में कोई भी देने वाला नहीं है, ना कोई खींचने वाला है या विथड्रॉइंग करने वाला है। यहां डोनेटिंग है, यहां भी डोनेटिंग है, इसका मतलब सबसे बेस्ट तो 1 होगा। इन दोनों में डोनेटिंग है तो डोनेटिंग दोनों ही है, लेकिन कम कौन करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव को क्या चाहिए, अगर कोई डोनेट कर भी रहा है तो वो कम से कम करे। तो मुझे बताएं यहां पर कौन कम करेगा, प्लस I, क्योंकि इंडक्टिव के थ्रू रेजोनेंस देना और लोन पेयर के थ्रू देना, लोन पेयर ज्यादा मात्रा में दे सकता है। तो मुझे बताएं यहां ऑर्डर क्या होगा, 1 3 2। यहां पर बात करें सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या निकालोगे, H प्लस, नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव की जो भी स्टेबिलिटी होगी वही ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। H यहां से निकाल सकता हूं, H यहां से निकाल सकता हूं, और H यहां से निकाल सकता हूं। क्लियर बात समझ में आई है बच्चों? यहां पर O का रेजोनेंस 1 और इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, इसका मतलब काफी ज्यादा है। वहां इक्विवेलेंट था, यहाँ ट्राइवेलेंट है, 3 इक्वल बनेंगे, वहां 2 इक्वल बन रहे थे। तो मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं कि यहां पर रेजोनेंस कम है, यहां रेजोनेंस ज्यादा है, और O के बीच ही है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी O और O के बीच है, लेकिन बच्चों यहां जो ये O का लोन पेयर है, ये क्या करना चाहेगा, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। और आपको मैं बता रखा हूं डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव के लिए फिजिबल नहीं होती है। तो मुझे बताएं यहां 1 2 3 में सबसे ज्यादा रेजोनेंस 1 में हो रहा है, 2 में और 3 में रेजोनेंस सेम है, लेकिन यहां कोई डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं है और यहां पर डोनेटिंग टेंडेंसी है। दिस इज कार्बोक्सिलिक, दिस इज कार्बोनिक, सल्फोनिक। ध्यान रखना। तो बताओ यहां पर 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, क्योंकि यहां कोई डोनेट करने वाला नहीं है और यहां बच्चों डोनेट करने वाला है, और नेगेटिव को कभी भी डोनेट करने वाली टेंडेंसी नहीं चाहिए।
बच्चों बात करते हैं यहाँ 1 2 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसको देखो। पहले H+ निकाला, नेगेटिव बनाया, ठीक है भाई। ऑर्थो पे लगाए तो -M, क्योंकि NO2 कैसा होता है बच्चों, आपको पता है NO2 रेजोनेंस कर सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। इसका मतलब रेजोनेंस के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा -M। यहां मेटा पे लगा है तो चाह कर भी मेसोमेरिक नहीं कर सकता, क्या करेगा -I, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, जिसे बोलते हैं नेगेटिव आयन। पैरा ग्रुप पे है तो पैरा पे भी क्या करेगा -M शो करेगा। इसका मतलब ये दोनों मेसोमेरिक से विड्रॉ कर रहे हैं और ये इंडक्टिव से कर रहा है, इसका मतलब इंडक्टिव से कम खींच पाएगा। और नेगेटिव में जितना ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा नेगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब यहां सबसे कम खींच पाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि 2 सबसे लास्ट में आएगा। अब बचा 1 और 3। तो बच्चों यहां होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान दें बच्चों। अगर मेरे पास ऑर्थो पे लगा हुआ ग्रुप है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या बोला मैंने, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल में, उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये H को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, H+ को रिमूव करने की कोशिश करेगा। और यहां पर है पैरा नाइट्रोफिनॉल। और बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर आप ध्यान दो तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, सेम कंपाउंड। इंटरमॉलिक्यूलर में ज्यादा मात्रा में H+ को खींच रहे हैं, इसका कंटेंट ज्यादा है, तो बताओ मुझे पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर हो गया? तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा जाता। यही केसेस हैं जो मैंने आपसे पूछे। आपसे कई सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल। आप नेगेटिव बनाएं कब, एसिडिक H को जैसे ही आप रिमूव करेंगे कंटेंट क्या होगा, नेगेटिव। और उस नेगेटिव की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, Ka वैल्यू। और pKa आदमी क्या होता है, pK उल्टा हो जाता है, इसका मतलब pK क्या हो जाएगा, उल्टा। तो Ka और pKa दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे pKa पूछा जाए तो पहले आप Ka निकालो, देन उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो आज इसी के साथ अपन ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अपना प्यारा सा चैनल केमिकूल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और बच्चों जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा ये हर सबके पास पहुंच पाएगा। क्लियर है? तो अपन सब एक साथ जुड़ के काम करते हैं, अपन पढ़ाई करेंगे मस्त होके, ठीक है ना? तो आप ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, तबियत का ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। ओके, वीडियोस आते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू बच्चों। और केमिकूल आपके लिए लगा रहेगा। केमिकूल सुभाष यादव। थैंक यू बच्चों।